आ गया है साइंस का सबसे लास्ट चैप्टर, या आप कह सकते हैं बायो का सबसे लास्ट चैप्टर, दैट इज आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चैप्टर आपके लिए कितना कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं हूं दिवाकर और स्वागत है आपका इजोटी साइंस में। इससे पहले बायो के जो 4 चैप्टर्स है, लाइफ प्रोसेसेस, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड हेरिडिटी, इन चारों चैप्टर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो आज हम इस इजी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अपनी इस इंटरेस्टिंग स्लाइड के साथ। हमेशा की तरह, हर टाइम की तरह, हर समय की तरह हम अपनी पहली स्लाइड से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो आप अपने पास एक कॉपी रख लीजिए, पेन रख लीजिए और साथ साथ में नोट्स भी बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है, चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और जब आप उनको रिवाइज करते हैं तो वो चीज़ें आप जल्दी से कैप्चर कर पाते हो। ठीक है, तो एनवायरनमेंट क्या है भाई? तो सीधी सी बात है, आपने बचपन में पढ़ा होगा पर्यावरण, हमारे चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण है। तो बिल्कुल सही बात है, हमारी जो एक्सटर्नल सराउंडिंग है जहां पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, जहां पर अभी आप बैठे हो उसके चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स है उसी को हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। बहुत सिंपल। तो इट इज द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव। तो जहां पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसका क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके चारों तरफ जो सराउंडिंग है ना, उसके चारों तरफ की जो उसकी सराउंडिंग है ना, उसको हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। और ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, तो एन एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस, हर वो चीज जो हमारे चारों ओर है, विच इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है। मतलब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है ना, सच एज सॉइल, वाटर, एनिमल्स, प्लांट्स। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमारी सराउंडिंग्स में है या नहीं है, तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? एनवायरनमेंट कहते हैं। तो इट इज नेचर्स गिफ्ट दैट हेल्प्स इन नरिशिंग लाइफ ऑन अर्थ, है ना। एनवायरनमेंट हमको नेचर के द्वारा दिया गया एक तोहफा है, एक गिफ्ट है। ठीक है ना, जो हमको इस अर्थ में रहने के लिए क्या करता है? कैपेबल बनाता है, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव रहने के लिए। हमारी नरिशमेंट यहीं पे हो रही है सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम की। वेरी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम क्या है, एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट मैंने क्या बताया आपको? आपकी चारों ओर की सराउंडिंग्स आपका एनवायरनमेंट है। लेकिन उस चारों ओर की सराउंडिंग में भी कुछ जगह क्या होंगी? स्पेसिफिक होंगी। ठीक है, जैसे आप किसी जगह में गए, हो सकता है आपकी दाईं तरफ कोई पॉन्ड हो और दाईं तरफ कोई गार्डन हो। ठीक है ना, तो वो जो स्पेसिफिक जगह है जहां पर पॉन्ड है वो एक इकोसिस्टम है। ऐसे जो गार्डन है वो एक इकोसिस्टम है, जो फॉरेस्ट है वो एक इकोसिस्टम है। लेकिन इन सब चीजों को मिला करके हम क्या बोलते हैं भाई? ये पूरा एक एनवायरनमेंट है। लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर भी बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जियोग्राफिकल एरिया होता है which consists of distinct biotic community and the physical factors both interacting and exchanging materials between them। देखो क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में 2 कम्युनिटी होती है। ये एक जियोग्राफिकल एरिया होता है, स्पेसिफिक एरिया होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये जो कम्युनिटी है ये इंटरैक्ट करती है। इसमें बायोटिक और एबायोटिक एक दूसरे से इनका रिलेशन होता है। ये एक दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। ठीक है ना, जैसे आप सॉइल पर भी डिपेंड करते हो, आप प्लांट्स पर भी डिपेंड करते हो, आप सनलाइट पर भी डिपेंड करते हो। ठीक है ना, तो ये सारे आपकी क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स। तो जो लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स पर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है ना, डिपेंडेंट होते हैं। तो किसी एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया को ही हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं, जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से बना होता है। तो जैसे डेजर्ट का इकोसिस्टम हो सकता है, रिवर एक इकोसिस्टम हो सकता है, पोंड एक इकोसिस्टम हो सकता है, ओशियन एक इकोसिस्टम हो सकता है, फॉरेस्ट कैन बी इकोसिस्टम एंड ग्रासलैंड आल्सो कैन बी इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये सारे क्या हो सकते हैं? आपके इकोसिस्टम हो सकते हैं। और इसके अंदर जो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स हैं
वो एक दूसरे से क्या करते हैं बच्चों, इंटरैक्ट करते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जितने भी जीव जंतु रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनके बीच में क्या होता है, इंटरैक्ट होता है, कि एक इंटरेक्शन होता है, और उस इंटरेक्शन की वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं वे इकोसिस्टम के, मतलब इकोसिस्टम किन किन चीजों का बना होता है। तो इकोसिस्टम देखो दो कंपोनेंट्स का बना होता है, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक मतलब जो जिंदा है, जिनके अंदर क्या है, लाइफ है। एबायोटिक मतलब जिनके अंदर लाइफ नहीं है, जो जिंदा नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जैसे एयर एबायोटिक है, एयर के अंदर जान थोड़ी है, लेकिन वो एयर हमारी जान के लिए जरूरी है। पानी के अंदर जान नहीं है, लेकिन वो पानी हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, उसके बिना हमारी लाइफ चलने वाली नहीं है। इसी तरीके से सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल, ये सारे क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं किसके, इकोसिस्टम के। और बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं बच्चों आपके प्रोड्यूसर्स, मतलब जैसे प्लांट्स हो गए, कंज्यूमर्स मतलब एनिमल्स हो गए, और डिकम्पोजर्स मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। इनको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर मैंने आपसे बात करी पहले किसकी, इकोसिस्टम की। अब इकोसिस्टम में भी जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, क्या है, जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, थोड़ा उसका क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, बायोटिक कंपोनेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। पहला है आपका प्रोड्यूसर्स, सेकेंड वन इज कंज्यूमर्स, एंड थर्ड वन इज डिकम्पोजर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। चले जाइए लाइव प्रोसेसेस वाले चैप्टर में, बताया था ना मैंने, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है एनिमल्स में, बहुत डिटेल से पढ़ाए गए हैं ये सारे चैप्टर्स। ठीक है, पूरे कंटेंट मिल जाएगा आपको यहाँ पर साइंस का इस चैनल के अंदर, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे प्लांट्स क्या होते हैं, किसी भी इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स होते हैं, और सन से वो लाइट लेते हैं, उस लाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिजम्स दैट गेट देयर फूड बाय ईटिंग प्रोड्यूसर्स और अदर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो दूसरे कंज्यूमर्स को खाते हैं या प्लांट से डायरेक्टली अपना खाना लेते हैं। ठीक है, और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो प्लांट से भी अपना खाना ले सकते हैं और एनिमल से भी अपना खाना ले सकते हैं। जब कोई जीव मर जाता है ना, तो उस पर छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, और वो धीरे धीरे उस डेड बॉडी को खा जाते हैं। ठीक है ना, तो उनको कहते हैं डिकम्पोजर्स, जो किसी डेड बॉडी को डिकम्पोज कर दिया। वो प्लांट की भी डेड बॉडी हो सकती है, एनिमल की भी डेड बॉडी हो सकती है। तो ऑर्गेनिजम्स दैट गेट देयर फूड बाय ब्रेकिंग डाउन डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स। ठीक है ना, जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स पड़े हुए होते हैं, उनके शरीर को ये डिकम्पोज करते हैं और वहां से अपना खाना तैयार करते हैं। तो ये है आपके बायोटिक कंपोनेंट्स के 3 टाइप्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। अब देखो बच्चों, प्रोड्यूसर्स तो ठीक हो गया, कंज्यूमर्स 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। ठीक है ना, 4 कैटेगरी तक आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 3 कैटेगरी में आपको इनको डिवाइड करना है। पहला है आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स, दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तीसरा है टर्शियरी कंज्यूमर्स। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एक क्वार्टरनरी भी होता है, अगर उसमें एक और ऐड ऑन कर दो आप तो। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ये डायरेक्टली प्लांट से अपना खाना लेते हैं। जैसे बकरी हो गया, हिरन, डियर हो गई, ठीक है ना, ये सारे प्लांट से अपना खाना लेते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं। ठीक है ना, जो शाकाहारी होते हैं, डायरेक्टली प्लांट से अपना खाना लेते हैं, तो इनको हर्बीवोर्स कहते हैं। ठीक है ना, ये प्लांट्स से अपना खाना लेते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, ये कार्निवोर्स होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को डायरेक्टली खाते हैं। जैसे बकरी को बाघ ने खा लिया, हिरन को बाघ ने खा लिया, इस तरीके से। ठीक है ना, और जो टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर से अपना खाना खाते हैं। जैसे सांप ने चूहे को खा लिया, ठीक है ना, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना, उनसे अपने खाने को लेते हैं। ठीक है ना, तो फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और एक होते हैं भैया जैसे हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, और एक होता है ऑमनिवोर्स। ऑमनिवोर्स जो सारी चीजें खाता है, ईट बोथ प्लांट्स एंड
एनिमल्स, ये सब चीज़ों को खाता है। तो ये मैंने ऐसे यहाँ पर ऐड ऑन कर लिया था। बेसिकली 3 कंज्यूमर्स हैं आपकी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। क्लियर है इतना? अब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, अब प्रोड्यूसर्स देखो, पीसी मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स, एससी यानी सेकेंडरी कंज्यूमर, टीसी यानी टर्शियरी कंज्यूमर्स, और एक होता है क्वार्टरनरी कंज्यूमर। तो जो कंज्यूमर्स में भी जो टॉप होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं, जिनको कोई खा ही नहीं सकता है, वो किसी अपनी वजह से मर सकते हैं। जैसे शेर को कौन खा सकता है भाई, ठीक है, ये जो बाज है, तो ये इनको टॉप कंज्यूमर्स कहते हैं। एपेक्स प्रीडेटर कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? एपेक्स मतलब सबसे ऊपर, प्रीडेटर मतलब शिकार करने वाला। तो एपेक्स प्रीडेटर कहा जाता है इनको, या टॉप कंज्यूमर्स कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे ग्रास को किसने खाया भाई? ग्रास होपर ने खाया। ग्रास होपर को किसने खाया भाई? फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने खाया। स्नेक को किसने खाया? ईगल ने खाया। तो ग्रास यहां पर क्या है? प्रोड्यूसर्स है। ग्रास होपर यहां पर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स है। फ्रॉग यहां पर क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स है। स्नेक यहां पर क्या है? टर्शियरी कंज्यूमर है। और ईगल यहां पर क्या है? क्वार्टरनरी कंज्यूमर है। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है भाई, इसको कोई नहीं खा सकता, ठीक है। तो ये है आपका एपेक्स प्रीडेटर या टॉप कंज्यूमर बच्चों, इसको कहा जाता है। और भैया डिकम्पोजर्स की तो बहुत मजे होते हैं। ये यहां से भी अपना खाना ले सकता है, यहां से भी ले सकता है, यहां से कहीं से भी अपना खाना ले सकता है भाई। कोई फ्रॉग मर जाएगा, उसकी डेड बॉडी पे लग जाएंगे, धीरे धीरे उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। कोई प्लांट गिर गया, उसको धीरे धीरे सड़ा देंगे, ठीक है ना, डिकम्पोज कर देंगे। स्नेक, ईगल या कोई भी जीव जंतु मर गया तो उस शरीर को डिकम्पोज करते हैं कौन? आपके डिकम्पोजर्स, जिसमें मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं। अब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम के टाइप्स पे आ जाइए भाई आप। अब इकोसिस्टम जो है ये 2 तरह का होता है। एक होता है आपका नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब जो नेचुरल इकोसिस्टम है ये फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड सेकंड वन इज एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है ना। देन टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है ये भी फर्दर आगे डिवाइडेड है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम। टेरिस्ट्रियल मतलब स्थल जहां पर पानी नहीं है, एक्वेटिक मतलब पानी वाली जगह। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मेरीन इकोसिस्टम मतलब समुद्री जल जो होता है, खारा पानी वाला जो इकोसिस्टम होता है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मेरीन वाटर इकोसिस्टम। एंड टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज ग्रासलैंड, सेकंड वन इज फॉरेस्ट एंड थर्ड वन इज डेजर्ट इकोसिस्टम। क्लियर है? तो ये आपको क्लियर हो गया, बहुत ईजी चीजें हैं। अब जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है ना, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब जो ह्यूमन के एफर्ट से बनते हैं, जिनको ह्यूमन खुद बनाता है, इनको ह्यूमन मेड या मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम भी कहा जाता है। ह्यूमन मेड इकोसिस्टम क्योंकि ह्यूमन इनको खुद बनाता है। खुद मतलब जिनको ह्यूमन बनाता है लेकिन बनाने के बाद उनको खुद मेंटेन भी करना पड़ता है। अब फॉरेस्ट क्या है? एक नेचुरल इकोसिस्टम है, उसको ह्यूमन थोड़ी मेंटेन कर रहा है। वहां की जो रोज फॉरेस्ट में झाड़ू मारने के लिए कोई थोड़ी जा रहा है, वहां पर अपने आप चीजें साफ हो रही हैं, अपने आप वहां पर चीजें पनप रही हैं, पैदा हो रही हैं, मर रही हैं, अपने आप वहां पर ग्रोथ हो रही है, अपने आप वहां पर नेचुरली हर चीजें हो रही है, अपने नेचुरली मेंटेनेंस हो रही है। लेकिन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को ह्यूमन को खुद मेंटेन करना पड़ता है, खुद मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना, खुद मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सारे आपके जैसे क्रॉपलैंड है भाई, कोई फसल जहां पर आप उगा रहे हो उस लैंड में, उस लैंड को क्रॉप लैंड कहते हैं हम, जहां पर आप क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उस क्रॉप लैंड को जब इस किसान फसल बोता है तो उसकी मेंटेनेंस उसको खुद ही तो करनी पड़ती है, ठीक है ना। उसने खुद उस खेत को तैयार किया, खुद उसमें फसल बोई, अब उसमें जो फसल उगेगी उसको खुद मेंटेन करेगा ना, नेचुरली थोड़ी वो मेंटेन होगा। हालांकि नेचर पर भी वो डिपेंडेंट है, बारिश पर वो डिपेंड है, पानी पर वो डिपेंड करता है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस, उसको अच्छे तरीके से उसका जो एडजस्टमेंट है, कहाँ पर उसको कितना सींचना है, कितना उसको इरिगेट करना है, कितना पानी उसको देना है, कितना नहीं देना, ये तो किसान ही करता है ना। गार्डन हो गया आपके ऑर्किड, ठीक है, ऑर्चर्ड, ठीक है, गार्डन, बगीचे आप खुद बनाते हैं, ठीक है। तो खुद बनाते हो तो फिर उनकी मेंटेनेंस भी आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्वेरियम पता है ना, एक्वेरियम क्या होता है, ठीक है ना। एक मछली घर हो सकता है, ये एक ग्लास का एक बॉक्स होता है, उसके अंदर पानी होता है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु पाले जाते हैं। तो उनकी मेंटेनेंस भी कौन करता है? ह्यूमन खुद ही करेगा, ठीक है ना। पोल्ट्री फार्म, मुर्गी फार्म होते हैं, उनको भी इंसान खुद ही मेंटेन करेगा। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आ जाता है। ये एक्वेरियम है भैया, एक्वेरियम।
बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इसके अंदर आपको अलग अलग मछलियाँ दिख रही है ना, कितना सुंदर सजावट के लिए लगा देते हैं कई लोग इनको। या आपने चिड़ियाघर में देखा होगा, जू में देखा होगा। जू भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है। तो यहाँ पर आप देखिए एक बार क्वेश्चन आया था कि वाई शुड वी डू क्लीन एक्वेरियम, ठीक है ना, मतलब एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन्ड टाइम टू टाइम इसको क्लीन करने की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है इसको क्लीन करने की जरूरत? क्योंकि भाई इसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, इसके अंदर हम खाना डालते हैं, ये पूरा खाना तो खाते नहीं है ना, उसका कुछ वेस्ट मटेरियल के रूप में नीचे डिपॉजिट होता है। अब जो ये खाना खाते हैं उसके अंदर जो चारा इनको दिया जाता है, इनकी बॉडी में जाता है। अब जो बॉडी से ये बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो तो नीचे ही डिपॉजिट होता रहेगा ना। तो इससे क्या होगा, पानी की टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी, पानी टॉक्सिक होता जाएगा। तो इसीलिए इनको बार बार साफ करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, इनको बार बार साफ करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। इट नीड्स टू बी क्लीन्ड एवरी डे, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं आपका, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था इस पे, ठीक। अब फूड चेन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन उतना ही आसान भी है, ठीक है ना। फूड की एक चेन है, एक जीव दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है, तीसरा चौथे को खा रहा है, ठीक है ना। तो देखो, द फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू द अदर। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक एनर्जी या फूड क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। फूड चेन में यही तो होता है, एक दूसरे को खाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये फूड चेन का एग्जांपल है, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट, ठीक। तो यहां पर ग्रास है, ग्रास क्या है, एक प्रोड्यूसर से। ग्रास को किसने खाया, ग्रास होपर ने खाया। ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खा गया, फ्रॉग खा गया। फ्रॉग को फिर क्या करेगा, अभी इसको 2 मिनट के लिए रोक दीजिए, ये फंगी है, ठीक है, तो ये डिकम्पोजर में आ जाएगा, ठीक है। ये फ्रॉग जब मरेगा तो इसको डिकम्पोज कौन करेगा, फंगी, ये डिकम्पोजर करेगा, ठीक है। अब इस फ्रॉग को मान लीजिए, इस फ्रॉग को किसने खा लिया, स्नेक ने खा लिया। किसने खा लिया, स्नेक ने खा लिया। और इस स्नेक को किसने खा लिया, बाज ने खा लिया। तो जिसकी तरफ आपको एरो दिख रहा है ना, वो खाना बनेगा उस पर्टिकुलर जीव का, ठीक है। ये देखो, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है ना। ये ग्रास इस ग्रास होपर को नहीं खा सकता, तो एरो इसकी तरफ है ना, तो जिसकी तरफ एरो है वो खाएगा, और जिसकी तरफ एरो नहीं है वो खाया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ग्रास होपर को किसने खाया, आपने, फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने खाया। स्नेक को किसने खाया, हॉग ने खाया। आप बोलोगे सर डिकम्पोजर बीच में क्यों लगाया आपने? तो ये जब ये फ्रॉग मर जाएगा, ये ग्रास होपर मर जाएगा, या ये प्लांट जब मर जाएगा, डेड हो जाएगा, ये हॉग या जो ईगल है ये जब मर जाएगी, ये स्नेक जब मर जाएगा, तो इनकी डेड बॉडी को डिकम्पोज कौन करेगा, डिकम्पोजर करेगा, डिकम्पोजर करेगा। इनकी डेड बॉडी को अच्छे से तोड़ देता है, ये अच्छे से तोड़ देता है। अब इनकी हड्डियों में कैल्शियम वगैरह होता है और ब्लड में आयरन वगैरह होता है, तो ये सारी जो मिनरल्स होते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं, डिकम्पोजर इनको मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पे कोई प्लांट ग्रो करता है, तो प्लांट ग्रो करता है तो उसको वहाँ से फिर मिनरल मिलते हैं। तो ये साइकिल इस तरीके से चलती है, समझ आ गया ना। तो डिकम्पोजर सारी चीज़ों से अपना खाना लेता है, लेकिन कब, जब वो डेड हो जाती है, ठीक है, जिंदा चीज़ों से नहीं ले सकता। अब फूड वेब की बात करें, फूड वेब मतलब ग्रुप ऑफ फूड चेन्स। जब बहुत सारी फूड चेन आपस में मिल जाती है तो वो फूड वेब बन गई है। फूड वेब कंसिस्ट ऑफ ऑल द फूड चेन्स इन अ सिंगल इकोसिस्टम। एक सिंगल इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन हो सकती हैं, और उन फूड चेन की एक फूड वेब हो सकती है। एक क्या हो सकती है, फूड वेब हो सकती है। अब मान लो ये स्नेक है, अब ये स्नेक एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम का पार्ट है, लेकिन ये इकोसिस्टम, ये स्नेक इस बर्ड को भी खा सकता है, तो इस फ्रॉग को भी खा सकता है भाई, इस फ्रॉग को भी खा सकता है, ठीक है ना। ये ऑल जो है ये इस माउस को भी खा सकता है, ठीक है, इसको भी खा सकता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। मतलब एक फूड चेन का एनिमल दूसरे फूड चेन के एनिमल पर भी कभी क्या कर लेता है, अटैक कर लेता है। तो ये है आपकी फूड वेब। बहुत सारी फूड चेन जब आपस में मिल जाती हैं तो उससे बनती है आपकी फूड वेब। अगला आता है आपका ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल एक पिरामिड आपको दिख रहा है यहां पर। तो ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल में जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं या दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं ना, तो एनर्जी कम होती जाती है। एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अभी मैं 10% एनर्जी लो आपको बताऊंगा, उसमें आपको ये बताऊंगा, ये चीजें क्लियर करूंगा। ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है बच्चों, बेसिकली
कि मान लो ये प्रोड्यूसर्स है, तो प्रोड्यूसर्स में यहाँ पर आपका क्रॉप प्लांट आ गया, ट्री आ गया, ग्रास आ गया, फ्लावरिंग प्लांट्स आ गए। तो जितने भी प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये सारे प्रोड्यूसर्स में आ गए जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या करेंगे, इन प्लांट से अपना खाना लेंगे, इन प्रोड्यूसर से अपना खाना लेंगे। ग्रास होपर हो गया, बीज हो गए, एंट हो गए, बटरफ्लाई हो गई। अब ये जो सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर्स है उनको कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गया, रेट हो गया, स्पेरो हो गया, फ्रॉग हो गया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से चल रहा है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शियरी कंज्यूमर में स्नेक हो गया, ऑल हो गया, एटसेट्रा, और लास्ट क्वार्टरनरी कंज्यूमर में हॉक आ गया, ईगल आ गई, ठीक है। तो ये है आपका ट्रॉफिक लेबल। ट्रॉफिक लेबल जिसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग स्टेप्स होती हैं, और जो इसमें सबसे निचला वाला स्टेप होता है उसको उससे ऊपर वाला स्टेप अपना खाना बनाता है, उसको कंज्यूम करता है, उसके बाद उसके ऊपर वाला दूसरे वाले को कंज्यूम करेगा, दूसरा वाला पहले वाले को कंज्यूम करेगा, तीसरा वाला दूसरे को करेगा, चौथा वाला तीसरे को करेगा। इस तरीके से चलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पर 100% एनर्जी थी, लेकिन जब से प्राइमरी कंज्यूमर ने जब प्रोड्यूसर्स को खाया तो उसके अंदर केवल 10% एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। फिर इस 10% का भी 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी, तो 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1%। अब 1 का 10% कितना हो जाएगा, 0.1%, और 0.1% का 10% कितना हो जाएगा, 0.01% एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी। तो एनर्जी सबसे कम किस में होती है, सबसे कम होती है आपकी सबसे लास्ट वाले कंज्यूमर में, यानी टॉप कंज्यूमर में एनर्जी का लेवल सबसे कम, मतलब वहां तक सबसे कम एनर्जी पहुंचती है। और सबसे ज्यादा कहां पर होती है, प्रोड्यूसर्स में होती है, ठीक है ना, प्राइम मतलब फर्स्ट वाले स्टेप में होती है। क्लियर है। तो क्या लिखा हुआ है इसको थोड़ा रीड करते हैं कि द ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द नंबर ऑफ स्टेप्स इट इज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द चेन। अ फूड वेव स्टार्ट्स एट ट्रॉफिक लेवल 1, ठीक है ना, ये ट्रॉफिक लेवल 1 से शुरू होती है विथ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स सच एज प्लांट्स कैन मूव टू हर्बीवोर्स एट लेवल 2, कार्निवोर्स एट लेवल 3, हायर एंड टिपिकली फिनिश विद एपेक्स प्रीडेटर्स एट लेवल 4 और 5, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर आपके हर्बीवोर्स मिलेंगे, फिर यहां पर आपको कार्निवोर्स मिलेंगे, यहां पे भी आपको कार्निवोर्स मिलेंगे, यहां पर भी हाईली कार्निवोर्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये इनके स्टेप्स बनते जाते हैं। तो ये है आपका बच्चों ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। अब 10% लो ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, 10% लो ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये लगभग इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं। अगर डायरेक्टली नहीं आएगा तो छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है ना। कैसे मैं भी बताऊंगा आपको। इसको सबसे पहले प्रपोज किसने किया था, इस लॉ को रेमंड्स लिंडमैन ने किया था, ठीक है ना, 1942 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक केवल 10% एनर्जी ही क्या होती है, ट्रांसफर होती है। जैसे डियर ने घास को खाया, तो घास से उसको, घास में अगर 100% एनर्जी है तो उस 100 का 10% 10 एनर्जी डियर में आई। अब डियर को जब लोयन खाएगा तो लोयन के अंदर उसकी 10% एनर्जी जाएगी, मतलब 1%, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूं यहां पे, ठीक है, कैसे आपको इसको समझना है। ये देखिए 10% लो क्या कहता है ना, मान लीजिए ये ग्रास है, अब इसमें 5000 किलो जूल एनर्जी है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में 5000 जूल एनर्जी है, ठीक है ना। तो ग्रास होपर जब इस ग्रास को खाएगा तो इसके अंदर 5000 का 10% कितना होता है, 500 होता है। तो 500 किलो जूल एनर्जी इसके अंदर गई, क्योंकि यहां पे तो 5000 था ना, तो 5000 का 10% 500 हो जाएगा। अब इस ग्रास होपर को जब ये फ्रॉग खाएगा तो इसका 10% इसमें जाएगा, तो 500 का 10% कितना होगा, इसमें 50 किलो जूल एनर्जी जा रही है थर्ड ट्रॉफिक लेवल में। और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आते आते ये 5 जूल एनर्जी यहां पर बच जाती है जो स्नेक को मिलती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हो जैसे जैसे ये ट्रॉफिक लेवल आगे बढ़ रहा है एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और केवल 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में क्या होती है बच्चों, ट्रांसफर होती है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। एक बार क्वेश्चन आया था कि जो ये एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना,
ये किस फॉर्म में होता है? हीट की फॉर्म में होता है, लाइट की फॉर्म में होता है, कौन सी फॉर्म में होता है? तो ये बच्चों होता है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में होता है। ये क्वेश्चन आया था, केमिकल एनर्जी। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है। अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो ये ग्रास है, ठीक है ना। अब इसके पास 7000 जूल एनर्जी है। तो अब बताओ ग्रास ऊपर के पास कितनी जाएगी? 7000 का 10% 700 हो जाएगा। फिर 700 का 10% 70 हो जाएगा, और 70 का 10% 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। समझ आ गया? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आराम से कर सकते हैं आप। 10% बस परसेंटेज निकालना आना चाहिए, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। अब बात करते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन ईच ऑर्गेनिज्म अप द फूड चेन, अप द फूड चेन। अब देखो भैया क्या होता है ना, मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है। मान लीजिए आपके गांव के आसपास में एक क्या है ना, तालाब है, इस तरीके से एक पॉन्ड है। अब इस पॉन्ड में छोटे छोटे ये क्या है, जू प्लांक्टोन जो भी आप कह सकते हैं इनको, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, और इनके अंदर छोटी छोटी मछलियां भी हैं। छोटी छोटी क्या है, मछलियां भी हैं। अब ये मछलियां इन प्लांट्स को खा रही है, ठीक है। लेकिन इस पॉन्ड के यहाँ पर साइड में ना एक फैक्ट्री भी है बहुत बड़ी। अब इस फैक्ट्री में बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं। तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या हो रहा है कि वहाँ से बहुत सारे केमिकल्स आ रहे हैं। तो वहाँ से जब बहुत सारे केमिकल्स आ रहे हैं तो इस तालाब में जा रहे हैं, इस तालाब के पानी के साथ मिक्स हो रहे हैं। तो इस तालाब में जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के अंदर भी वो केमिकल्स चले जाते हैं। तो जब इन छोटे छोटे प्लांट्स को ये मछलियाँ खाते हैं तो वो हार्मफुल केमिकल्स इन मछलियों के अंदर भी चले जाते हैं, ठीक है। फिर छोटी मछली को जब बड़ी मछली खाएगी तो उसके अंदर भी वो केमिकल जाएंगे, और उस मछली को जब कोई मछुआरा पकड़ेगा और आपके गांव में बेचेगा तो आपके गांव के लोग भी उस मछली को खाएंगे। अब एक मछली को तो खाओगे नहीं, 10, 15, 20, 25, 30 मछलियां खाओगे, ठीक है ना। बहुत सारी फिशेस खाओगे आप, और एक दिन तो खाओगे नहीं, हो सकता है महीने में 3-4 बार आप खा रहे हो। तो वो केमिकल्स उन मछलियों के थ्रू प्लांट से छोटी मछली में गया, छोटी मछली से बड़ी मछली में गया, बड़ी से आपके अंदर आया। तो वो केमिकल्स फिर आपको क्या करते हैं, आपकी बॉडी को बच्चों हार्म करते हैं। तो इसी को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। जो ईगल होती है ना, उनकी संख्या कम क्यों हो रही है, ठीक है ना। तो एक स्टडी में ये पाया गया कि भाई जो ईगल है वो जब जानवर मर जाता है ना तो उसको खाती रहती है और उसको वहां से साफ कर देती है। तो एक तरह से नेचर की सफाई करने में हमारी हेल्प कर रही है वो पक्षी। लेकिन उनकी जनसंख्या, उनकी पॉपुलेशन कम क्यों हुई? इस बायोमैग्निफिकेशन की वजह से हुई। जैसे डीडीटी है ये, ठीक है। ये एक इंसेक्टिसाइड होता है, एक बहुत डेंजर केमिकल होता है। बहुत सारी कंट्रीज में ये बैन है, लेकिन इंडिया में ये बैन नहीं है। इंडिया में इसका यूज किया जाता है, केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे आप डीडीटी, ठीक है। तो ये एक इंसेक्टिसाइड्स होता है। तो जब इसको फसल वगैरह में जब इसको छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, तो इसके जो केमिकल्स होता है वो इधर उधर हवा के साथ उड़ करके प्लांट्स के अंदर जाता है, ठीक है। उन प्लांट्स को कोई जानवर खाता है। अब वो जानवर जब मरता है ना तो उस मरे हुए जानवर को वो ईगल खाती है, वो बाज खाता है। और जब वो बाज उसको खाता है तो उसने तो कई जानवर खा लिए होंगे, तो उसके अंदर तो कई केमिकल्स, ये हार्मफुल केमिकल्स इकट्ठा हो गए होंगे। तो जब वो उसके अंदर ये बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स इकट्ठा हो गए होंगे तो फिर वो क्या करेगा, जब उस अंडे देता है तो उसके अंडे जो होते हैं ना पतले होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। और जब बाज उन अंडों के ऊपर बैठता है तो वो अंडे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो फिर जब वो टूट गए तो आगे पॉपुलेशन कैसे होगी भैया, जनरेशन कैसे बढ़ेगी उनकी आगे, तो इसीलिए उनकी पॉपुलेशन कम हो गई। ऐसे बहुत सारी और पक्षियाँ हैं और बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनकी पॉपुलेशन इसकी वजह से कम हो रही है। तो ये बायोमैग्निफिकेशन है, ठीक है ना। तो हमें ये प्रीफर करना चाहिए कि केमिकल्स का यूज कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जो फूड चेन होती है वो 3 या 4 स्टेप्स की ही बनी हुई होती है, ठीक है ना। क्योंकि भाई एनर्जी इतनी ज़्यादा होती ही नहीं। अगर 10 स्टेप होते तो देखो 10% एनर्जी आगे होती है, ट्रांसफ़र होती है, तो फिर तो इसमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं लास्ट वाले को। तो इसीलिए इसमें 3 से 4 स्टेप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, या ज़्यादा से ज़्यादा क्वार्टरनरी। फ्लॉज ऑफ एनर्जी कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करती है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है इस तरीके से।
ये नहीं है कि घास से डियर में एनर्जी चलेगी तो डियर से फिर घास को एनर्जी मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो ये क्या होता है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बहुत बार कि फूड चेन में जो एनर्जी का डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको रिमेंबर करने हैं। अब हम बात करते हैं ओजोन लेयर की। किसकी बात करेंगे भाई, ओजोन लेयर की। तो देखो भाई, आपके एटमॉस्फेयर के ऊपर ना कम से कम 5 लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फियर है, ठीक है ना, स्ट्रेटोस्फियर है, मीजोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, एक्सोस्फियर है। तो उसमें से एक लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है ना। इस लेयर में ओजोन लेयर है। इस लेयर में क्या है, आपकी ओजोन गैस प्रेजेंट होती है। ये हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या करती है, एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, ब्लैंकेट की तरह काम करती है। हमको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनसे ही हमको बचाती है। तो ओजोन लेयर इज द लेयर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फियर। इट एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज दैट कम फ्रॉम द सन। सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनसे ही हमको बचाती है। अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ तक पहुँच गई तो हमको स्किन कैंसर हो जाएगा, आंखें हमारी डैमेज हो जाएगी, डीएनए हमारा डैमेज हो जाएगा, है ना। सॉइल की जो फर्टिलिटी की जो क्षमता है वो खराब हो जाएगी, कोई प्लांट्स पनपेगा नहीं। तो जो ओजोन है, देखिए ओजोन लेयर कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह से फिल्टर है ये बीच में, जो कि सन रेज को फिल्टर करके हमारे पास भेज रहा है, ठीक है ना। उससे आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, उन रेडिएशन से ये हमको बचा रहा है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन विच इज हार्मफुल ऑफ लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ। ओजोन की जो हाई कंसंट्रेशन होती है ना उन रेडिएशन की, वो हमको क्या करती है, हमारे लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो ये प्रोटेक्ट करता है हमको किससे, अल्ट्रावायलेट रेज से। तो ये कहाँ पर लाई करता है जी, स्ट्रेटोस्फियर पर, ठीक है ना, जो कि एक लेयर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब ओजोन लेयर का क्षय हो रहा है। हम बोलते हैं ना ओजोन लेयर पर भाई होल हो रहा है। क्यों हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। ह्यूमन ने आज इतना एडवांस कर दिया है अपने को, लेकिन उसके साथ साथ उसने नेचर को इतना ज़्यादा हार्म कर दिया है कि आज जो चीज़ें उसने, जो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह सकते हैं हम, उसी को क्या कर रही है, हार्म कर रही है। तो देखो ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है एक्चुअली में, कि ओजोन यहाँ पर देख रहे हैं आप, ओजोन होल, ठीक है ना। ओजोन लेयर क्या हो रही है, यहाँ पर पतली होती जा रही है। अब वो जितनी पतली होगी वो उतना कम अल्ट्रावायलेट रेज को क्या कर पाएगी, रोक पाएगी। क्योंकि भाई ओजोन लेयर धीरे धीरे पतली हो रही है। अब धीरे धीरे पतली होगी तो पतली होने से क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अब जो वो बिल्कुल ही खत्म होगी तो उससे क्या होगा, उससे हमको हार्म पहुंचेगा। हम जिंदा ही, देखो पृथ्वी पर जीवन ही खत्म हो जाएगा एक दिन अगर ऐसा होगा तो ओजोन लेयर, ये सबसे ऊपर आप एटमॉस्फेयर के ऊपर देख रहे हो, ये है आपकी ओजोन लेयर, और ये है आपका एटमॉस्फेयर, और ये है आपके अंदर अर्थ। तो अर्थ है, अर्थ के बाहर ये आपको दिख रहा है एटमॉस्फेयर है, और सबसे ऊपर की जो लेयर है ये है आपकी ओजोन लेयर, ठीक है ना। ओजोन लेयर जो सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे तक आने से क्या हो रही है, रोक रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये डिप्लीट क्यों हो रही है भाई, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो ओजोन लेयर है ये फॉर्म कैसे होती है, ये कैसे बनती है, ठीक है ना। तो जो ऑक्सीजन होता है ना, जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज की सहायता से, अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में एक ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट करता है। और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बन जाता है O3, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, देखो अल्ट्रावायलेट रेज, सबसे पहले क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन है, ये अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में टूट जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इसका। ये एक O हो गया, ये दूसरा O हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है ना, टूट गया ये। अब यहां से समहाउ एक ऑक्सीजन यहां आता है और इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से क्या करता है, रिएक्ट करता है, और उससे क्या बनाता है, O3 बनाता है। एक O, दो O, तो टोटल कितने हो गए, O3। तो ये O3 एक्चुअली में क्या है, ओजोन गैस है। क्या है, ओजोन गैस है, ठीक है ना। तो ये ओजोन गैस इस तरीके से आपकी बनती है, ठीक है। तो देखो भैया, ये अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में ही क्या करता है, टूटता है, मतलब उसकी सहायता से ही टूटता है।
और फिर दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके O3 बनाता है, और फिर वो O3 इस अल्ट्रावायलेट रेज को ही क्या करती है, पृथ्वी में आने से रोकती है, एटमॉस्फेयर में आने से रोकती है। तो उसी की सहायता ली और उसी को नहीं आने दे रहा है। तो है ना इंटरेस्टिंग बात, ठीक है ना। तो इस तरीके से फॉर्म होती है आपकी ओजोन लेयर। अब कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की क्षय होने के क्या कारण है, क्यों हो रही है ये डिप्लीट। तो आप घरों में रेफ्रिजरेटर यूज करते हो, फ्रिज यूज करते हो, आप एयर कंडीशनर यूज करते हो। तो एयर कंडीशन में, रेफ्रिजरेटर में ना CFC गैस होती है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स होते हैं। ये क्या करता है, अब जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन में Cl क्लोरीन होता है, क्या होता है इसमें, क्लोरीन होता है। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ओजोन लेयर के पास जाएगा, ओजोन के साथ क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा। अब जब ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये इस तरीके से टूट जाएगा, ठीक है ना। ये Cl जो है ये इस O3 के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने से ये इसको तोड़ देगा, ऑक्सीजन बना देगा यहां से। तो ये धीरे धीरे जब इसको तोड़ेगा तो धीरे धीरे ओजोन लेयर क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी, पतली होती जाएगी, पतली होती जाएगी। और ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। हैलोन्स हो गए, मैथिल प्रोमिस हो गया, मैथिल क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है ना। ये सारे केमिकल्स हैं जो ओजोन लेयर को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा रहे हैं। क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं अगर ओजोन लेयर कंप्लीटली डिप्लीट हो गई तो अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, हमें क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, है ना, कैटरैक्ट हो जाएगा। कैटरैक्ट जिसमें आंखों की क्षमता का, आंखों का जो नेचुरल लेंस हो जाता है वो डैमेज हो जाता है, DNA डैमेज हो जाता है, इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाएगी, सनबर्न्स हो जाएंगे, है ना, स्किन पूरी खराब हो जाएगी। लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मैरीन लाइफ तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैरीन लाइफ, ठीक है ना। तो हर तरह, केवल इंसानों के लिए नहीं, प्लांट्स के लिए भी और अन्य जीव जंतुओं के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा है अगर ऐसा होता है तो, ठीक है ना। तो इससे हमें बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे थोड़ा मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। आप घर में किचन में खाना बनाते हो तो खाना बनाते बनाते बहुत सारा कचरा हो जाता है, सब्जियों के छिलके हो जाते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो उसको गार्बेज कहते हैं। आप तरह तरह की एक्टिविटी घर में करते हो तो उससे बहुत सारा गार्बेज निकलता है, बहुत सारा कचरा निकलता है। तो उस गार्बेज को मैनेज करना ही गार्बेज मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है ना। तो वो जो प्रोड्यूस हो रहा गार्बेज है ना, कचड़े की गाड़ियां आती है ना घर घरों में, घरों में कचड़े की गाड़ियां आती है और फिर एक पर्टिकुलर जगह में उस कचड़े को फेंक दिया जाता है। लेकिन उस पूरी चीज का मैनेजमेंट कैसे होता है वो आपको यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। तो देखो बेसिकली दो तरह के वेस्टेज हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। पहले तो यहाँ पर स्टार कर लीजिए, इसमें सीधा डिफरेंस पूछा जाता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या होते हैं, वो वेस्टेज जो डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोजर से सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है, जिनका जो मिट्टी के साथ भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे सब्जियों के छिलके वगैरह हो गया, पेपर वगैरह हो गए आपके, है ना। लेकिन हम बोलते हैं ना भाई पॉलीथीन हमको यूज नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको कोई डिकम्पोजर डिकम्पोज नहीं कर पाता है, ठीक है ना। डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज नहीं कर पाता है, इसीलिए बोलते हैं प्लास्टिक का यूज, पॉलीथीन का यूज कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जो है सब्सटेंसेज दैट कैन बी ब्रोकन डाउन आर डिग्रेडेड बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया। मतलब सीधी सी बात करें तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं ये वो वेस्टेज होते हैं, वो कचरा होता है, वो गार्बेज होता है जिसको डिकम्पोजर डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है ना, अपघटित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उनको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज मतलब जो टूटते नहीं है किसी नेचुरल प्रोसेस से, जिनका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है किसी नेचुरल प्रोसेस से, ठीक है ना, या फिर किसी डिकम्पोजर से वो डिकम्पोज भी नहीं हो पाते हैं। दे आर लेस हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट इफ नॉट प्रेजेंट इन एन एक्सेस अमाउंट। अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज ज़्यादा अमाउंट में नहीं है तो ये हमारे लिए कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है ना। बाकी कचरा है तो कचड़े में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आसपास में कचरा है, गंदगी है, तो उससे तो बीमारियां होती ही हैं। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में है तब, कम अमाउंट में है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। दे कॉज मोर हार्म टू द एनवायरनमेंट। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं, वेस्ट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, डिकम्पोज एट अ फास्टर रेट, बहुत तेजी से डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल
कई सालों लग जाए, मतलब डिकम्पोज होंगे लेकिन बहुत हजारों सालों के बाद। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज हैव अ रिलेटिवली स्लोअर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एज कंपेयर टू बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है ना, बहुत स्लो होता है इनका डिकम्पोजिशन का रेट, ठीक है ना, बहुत कम होते हैं डिकम्पोज, है ना। अब जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं ना, यूज टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स, बायोगैस एंड अदर प्रोडक्ट। इनका यूज आप किस में कर सकते हैं, फर्टिलाइजर में कर सकते हैं, इनसे बायोगैस बन सकती है, बहुत सारे अदर जो है कि बेनिफिशियल हम कह सकते हैं प्रोडक्ट में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे काऊ डंग को आप खाद के रूप में यूज कर लेते हैं, ठीक है, या जो कचरा वगैरह होता है उसको मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है तो वो मिट्टी के अंदर मिल जाता है, तो मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, दे डोंट कॉज एयर वाटर एंड सोइल पॉल्यूशन। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से ना कोई सोइल पॉल्यूशन, कोई एयर पॉल्यूशन नहीं होता है, कोई वाटर पॉल्यूशन नहीं होता, कुछ नहीं होता अगर आप इनको सही से मैनेज कर रहे हो तो, इस गार्बेज को तो। ठीक है ना। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनके लिए 3R यूज होता है। R फॉर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, तो इनको रिड्यूस की करो, सबसे रिड्यूस मतलब इनसे बचने का एक ही उपाय है, रिड्यूस, है ना, इनके यूज को कम कर दो। ठीक है ना। रीयूज, इनको दोबारा यूज करो, फेंको मत किसी बोतल को, उसको यूज करो। ठीक है, और रिसाइकल, रिसाइकलिंग करो इनकी, दोबारा इनको रिसाइकलिंग के लिए भेज दो। ठीक है ना, नहीं तो ये तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे अगर बनते ही रहेंगे तो। एंड दे आर सोर्स ऑफ, इनसे एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है और सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। क्लियर है ना। अब हम बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट की। अब ये जो वेस्ट हमने पैदा किया, जो एक गार्बेज, एक कचरा पैदा किया, इसको मैनेज कैसे करें सर? तो इसको मैनेज करने के भी क्या है, तरीके हैं कुछ अपने पास। कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं भाई, कैसे मैनेज कर सकते हैं? अब इनको मैनेज करने का क्या तरीका है? सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। कंपोस्ट प्रिपेयर कर लो, ठीक है ना। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय बर्निंग इन अ पिट। एक पिट के अंदर इस तरीके से, पिट मतलब गड्ढा खोदो, गड्ढे के अंदर क्या करो, ये जो बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं जैसे साग सब्जी के छिलके वगैरह हो सकते हैं, पेपर्स हो सकते हैं, इन सबको क्या, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, इनको इस तरीके से गड्ढे के अंदर दफना दो, ऊपर से मिट्टी डाल दो। कुछ दिन बाद देखोगे तो ये भी मिट्टी बन जाएंगी, और वो मिट्टी में जब आप कोई प्लांट लगाओगे ना तो भाई उसमें तो कंपोस्ट है, तो वो क्या करेगा, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इनका यूज किया जा सकता है। क्लियर है। अगला क्या हो सकता है, लैंडफिल्स। लैंडफिल मतलब आपने पहाड़ देखे होंगे कचड़े के, दिल्ली में चले जाओ आप, बहुत बड़े 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 पहाड़ दिखेंगे आपको, गाजीपुर में चले जाओ, कचड़े का बहुत बड़ा पहाड़ है वहाँ पे। ठीक है ना, तो उस लैंड को फिल किया जा रहा है धीरे 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 धीरे। तो ऐसी जगहों में क्या करते हैं ना, लैंड को फिल करने के बाद उसके ऊपर फिर अच्छे से घास वगैरह उगा करके उसको पार्क वगैरह में या किसी बड़े से गार्डन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस कचरे को यहाँ फेंका जाता है। तो जो इसमें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वाला जो मटेरियल होता है इसको सबसे नीचे रखा जाएगा, सबसे नीचे। तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाय पुटिंग इट इन लो लाइंग एरिया ऑफ ग्राउंड एंड कन्वर्टिंग इट विद सॉइल। ठीक है ना, इसको सॉइल में कन्वर्ट कराया जाएगा, सॉइल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखे होंगे कचरे को इस तरीके से मैनेज किया जाता है ना। ये कचरे की जो गाड़ियाँ आती है जिनमें कचरा वगैरह जाता है, ऐसी जगह जा करके इसको क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है। तो उस लैंड को फिल कर दिया जाता है, भरा लैंड को फिल करना मतलब उस जमीन को भर देते हैं ये कचरे से। ठीक है ना, फिर उसके ऊपर कुछ भी बना दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लांट्स वगैरह भी कई जगह उगाए जाते हैं। अब ये प्रोसेस देखिए जरा, ये थोड़ा हार्म प्रोसेस है भैया, ये हार्म पहुंचाने वाली प्रोसेस है। ये है इंसिनरेशन। अभी इंसिनरेशन क्या होता है भाई, इंसिनरेशन मतलब होता है किसी चीज को जला करके उसका राख बना देना। बर्निंग ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस एट अ हाई टेम्परेचर टू फॉर्म ऐश। ऐश मतलब राख। ठीक है, मतलब हाई टेम्परेचर पर इनको बर्न किया जाता है और बर्न करके इनको खत्म ही कर दिया जाता है। लेकिन इनको बर्न करने से जो ये आप धुआं देख रहे हो ना खतरनाक, इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ये हमारे प्लांट्स को भी तो हार्म पहुंचाएंगे, हमें भी तो हार्म पहुंचाएंगे। इससे एयर पोल्यूशन होगा या नहीं होगा? तो ये इंसिनरेशन से तो एयर पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको किया जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा ह्यूमन ने करतूतें कर दी हैं कि करना पड़ रहा है भाई, मजबूरी है। सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या है? सीवेज मतलब क्या है, गंदे नाले जो होते हैं, टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट करने के बाद हम फ्लश करते हैं, तो वो जो पानी जाता है, ठीक है ना, वो है आपका सीवेज वाटर। आप बर्तन वगैरह धोते हो, कपड़े धोते हो, तो उसके बाद ये पानी सीवेज वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो व्हेन सीवेज वाटर इज, अब अनट्रीटेड सीवेज वाटर मतलब
भाई किसी गंदे नाले से पानी अगर डायरेक्ट आप रिवर में छोड़ दोगे तो उस रिवर में और भी तो जीव जंतु रह रहे हैं, ठीक है ना, तो वो उनको हार्म नहीं पहुंचाएगा क्या? उनके लिए वो नुकसानदायक है, हानिकारक है, उनको वो मार देगा, जान से मार देगा उनको। उस रिवर के पानी को कोई इंसान की आबादी भी पी रही होगी, उनके अंदर भी वो गंदे केमिकल्स जाएंगे, उनके भी अंदर भी तरह तरह की बीमारियां पनपेंगी, ठीक है ना। तो इस सीवेज वाटर को हम जब क्लीन करते हैं, बहुत सारी प्रोसेस से गुजार करके जब हम इसको साफ करते हैं तो उसको सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। उस अनट्रीटेड वाटर को हम ट्रीट करते हैं। व्हेन सीवेज वाटर इज ट्रीटेड इज बिकम क्लीन, तो ये क्या हो जाता है? क्लीन हो जाता है। एंड व्हाट दैट कैन बी डिस्चार्ज इन रिवर, उसके बाद इसको किसी रिवर में छोड़ दिया जाता है। तो छोटे नालों से बड़े नालों में पानी जाता है, नालों से कई लोग उसको रिवर में छोड़ देते हैं, तो बहुत गलत काम है, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि रिवर में होता है साफ पानी, एकदम फ्लो में जो पानी जा रहा है, लेकिन उसके अंदर अगर हम इस तरीके से सीवेज का अनट्रीटेड वाटर डाल देंगे तो उसके अंदर रहने वाले जो लाइफ है वो उसके लिए क्या हो जाएगी? डेंजरस हो जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं भाई? जो वेस्ट सब्सटेंसेज हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय डिकम्पोजर्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एनी नेचुरल प्रोसेस, उनको हम क्या करते हैं? रिसाइकल कर सकते हैं। वेस्ट लाइक पेपर, मेटल्स कैन बी रिसाइकल्ड, इन सबको हम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है ना। पेपर वगैरह को आप रिसाइकल कर सकते हो, मेटल्स को रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी एक तरीका है वेस्ट मैनेजमेंट का। और कोई चीज़ जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन वगैरह होती हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना पॉलीथीन का यूज कम करो भाई, ठीक है। तो रीयूज है ना, रीयूज करो किसी चीज़ का, दोबारा से उसका यूज करो, फेंको मत उसको, है ना। आप उसका दोबारा से यूज कर सकते हो। रिड्यूस, कम कर दो यूज को, रिसाइकल, रिसाइकल के लिए भेज दो। तो ये है आपका 3R बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये था आपका भैया आवर एनवायरनमेंट। आपने देखा आवर एनवायरनमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 से 4 मार्क्स, 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, इससे पहले अगर आपने लाइफ प्रोसेसेस, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और हेरिडिटी वाला चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप उस चैप्टर को देख सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ से आप उस चैप्टर को देख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उस डाउट पर अलग से वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है ना। आपके हर कमेंट का जवाब मिलता है यहाँ पे। तो आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों आपका। और इस तरीके से मेहनत करते रहें, आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, बार बार प्रैक्टिस करते रहें। और अगर कोई क्वायरीज हैं, कोई क्वेश्चंस है तो बेझिझक होकर के विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।